स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर इक्विवेलेंस क्लास पे बेस्ड। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन इसमें रहती है। मैंने भी कुछ स्टूडेंटों से बात करी तो वो कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता इसके बारे में, बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन रहता है। तो आज इसको समझेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास में हमें कॉन्फिडेंस आखिर कैसे मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास कि आखिर ये होती क्या है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, मतलब दो चीजें बहुत एसेंशियल है। वो क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट होना चाहिए। मैंने फाइनाइट वर्ड का यूज किया, फाइनाइट सेट होना चाहिए। और दूसरा एक रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन भी इक्विवेलेंस होना चाहिए। मतलब दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी वो ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन, अगर मैं फाइनाइट सेट को ए कहूं तो इक्विवेलेंस रिलेशन ए के अंदर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि देयर शुड बी ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए एंड इट शुड बी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंस होगा। तो ये दो बेसिकली हमारे दो टूल्स हैं जो मैंडेटरी हैं, एसेंशियल हैं, नेसेसरी हैं किसी भी इक्विवेलेंस क्लास के लिए। सपोज हमारे पास कोई सेट ए है और वो क्योंकि एक फाइनाइट सेट होना चाहिए तो उसके अंदर मुझे कुछ एलिमेंट तो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मैंने सपोज करो 3 एलिमेंट कंसीडर किए। थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ को कम करने के लिए चाहता तो मैं इसमें ज्यादा भी कंसीडर कर सकता था। ठीक है, तो यानी कि फाइनाइट हो लेकिन कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके से। और मुझे यहाँ पे एक रिलेशन कंसीडर करना है, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? वो इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो इस रिलेशन को जो मैं ए से ए में डिफाइन करने जा रहा हूं, इट शुड बी ए एन मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या क्या लेना चाहिए मुझे? क्या मुझे 1 1 लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। 2 2 वो भी लेना चाहिए। 3 3 वो भी लेना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी है यहां तक। और एक ऑर्डर पेयर अगर मैं कंसीडर करूं, क्योंकि अगर मैं यहां तक ही कंसीडर करता हूं तो ये रिलेशन मेरा क्या है? इक्विवेलेंस है। साथ ही साथ इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वो आप जानते भी होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है ना। क्योंकि 1 की इमेज 1 दे रहा है, 2 की 2 दे रहा है, 3 की 3 तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। मैं एक ऑर्डर पेयर और अगर बढ़ा दूं 1,2 तो फिर मुझे सिमेट्रिक करने के लिए तो 2,1 भी लेना पड़ेगा ना। ठीक है, अब यहां पे मैं 1 के करस्पॉन्डिंग, मैं 2 के करस्पॉन्डिंग और मैं 3 के करस्पॉन्डिंग, यानी जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर कंटेन्ड हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकता हूं, है ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, पहली तो बात यह है कि इक्विवेलेंस क्लास को लिखते कैसे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास लिखने का तरीका होता है ब्रैकेट ए। अगर आप थोड़ी बाहर की किताब पढ़ो तो इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का एक और तरीका होता है, ए के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ए के ऊपर बार लगा दिया जाता है तो ऐसे भी वो डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इट इज ए सेट ऑफ, अगर उस सेट को मैं सपोज एस कह देता हूं जो इक्विवेलेंस क्लास का सेट बनेगा, तो इक्विवेलेंस क्लास इज नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ ऑल such elements of A
सच दैट लाइक दिस, और यहां पे सिंपल यूज कर लेता हूं सिंबल बिलोंग्स का, फॉर एवरी एक्स रिलेटेड टू, ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं टिल्टेड, TILTED, टिल्टेड, और इसी का मतलब होता है रिलेटेड। कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, ये कहना इसके अंदर ये चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंस क्लास करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ए is nothing but it is a set of all elements contained in set A which are related to A through the given equivalence relation। A से वो सभी एलिमेंट जो रिलेटेड हैं, मतलब A का प्लेस कौन सा है, सेकंड प्लेस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये बात समझ में आ रही कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई x इज प्री इमेज ऑफ ए, या मैं दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकता हूं कि a इज द इमेज ऑफ x अंडर R, अंडर R। सही बात है। तो अगर मैं यहां पे 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे R के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो R के अंदर से मैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को फैक्टर इन करूंगा, कंसीडर करूंगा, जिसका सेकंड एलिमेंट, यानी कि सेकंड एलिमेंट मींस इमेज की बात करूं, जिसका सेकंड एलिमेंट कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां पे देखो 1 की इमेज कौन है, 1 है, सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, और ये आप देख पा रहे हो यहां पे भी 1 है। तो इसका मतलब 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हुई, पहला एलिमेंट उठा लो इस ऑर्डर्ड पेयर से 1, और यहां से उठाया 2। यहां तक तो बात समझ में आई। यहीं अगर मैं ये कहूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, अगर मैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहूं तो भाई मुझे क्या मिलेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 is nothing but it is the collection, it is the group of those elements of A। वो एलिमेंट कहीं और से नहीं आएंगे, वो तो A से ही आएंगे, in which 2 is the image of that particular element। तो यहां पे आप ये तलाश करो कि वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, R पे फोकस करो कि वो कौन कौन से एलिमेंट है जहां 2 एज ए इमेज बिहेव कर रहा है, यानी कि सेकंड एलिमेंट जहां जहां 2 है, जिन जिन ऑर्डर्ड पेयर में 2 है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे आप देखो सेकंड एलिमेंट 2 है, यहां पे देखो आप सेकंड एलिमेंट 2 है। तो यहां से जो मुझे कलेक्शन मिला, एक 2 मिला और एक 1 मिला। यहीं अगर मैं ये कंसीडर करूं कि 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास कौन होंगी, 3 की इक्विवेलेंस क्लास उन एलिमेंटों का कलेक्शन होगा जो ए में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, जहां 3 उन एलिमेंटों के लिए एज एन इमेज बिहेव कर रहा होगा। तो फिर आर पे फिर से कंसंट्रेट करो, तो आर के अंदर वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जहां 3 एज ए इमेज काम कर रहा है, यानी कि सेकंड एलिमेंट कौन है, 3 होना चाहिए। तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर है जहां सेकंड एलिमेंट मुझे 3 मिल रहा है, तो उसके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, यानी कि उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन मुझे क्या देगा, इक्विवेलेंस क्लास करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 3। ये बात समझ में आई। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास 1 की बात कर रहा हूं तो भैया वो तो एकदम वेल नोन है, 1,2 है। और अगर मैं यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 की बात करूं तो वो क्या है,
2,1 है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो सेट थ्योरी है ना, सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसको मैं अपनी सुविधा के लिए 1,2 भी लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 तो एक ही एलिमेंट को कंटेन करती है, तो यहां तो ऑर्डर का कोई मैटर ही नहीं फंसता है। तो ये हो गया। अब आप ध्यान से देखना जरा, जो मैं कहने की कोशिश करूंगा, मैं कहने की यहां पे ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है ना, इसको जरा ध्यान से देखो। इसको, ये तो सेम ही हो गया, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। इसको जरा ध्यान से देखो, देख लिया। क्या ये ए का सबसेट है? तो आंसर आएगा यस। क्या ये ए का सबसेट है? तो आंसर आएगा यस। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि इक्विवेलेंस क्लास corresponding to each and every element contained in set A is make a partition of the set A। वो सेट ए को पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पार्टीशन कर देता है उसको। वही तो सबसेट होते हैं। सबसेट क्या है? बेसिकली किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है? उसका एक पार्टीशन है, उसका एक पार्ट है। तो यहां पे अगर मैं ये कहूं कि ये पार्टीशन 1 है, तो कोई गलत नहीं होगा। ये अगर इसकी मैं बात करूं, और ये भी तो एक पार्टीशन है जिसको मैं 2 कह सकता हूं, है ना। और इसकी अगर मैं बात करूं, तो भाई ये क्या है? ये पार्टीशन 3 है। और ये दोनों पार्टीशन तो सेम है, ये दोनों पार्टीशन तो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट उतनी इक्विवेलेंस क्लास दे सकता है या उतने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि डिफरेंट पार्टीशंस का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि P1 इंटरसेक्शन P3 की यहां पे अगर मैं बात करूं, तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट तो निकल के आया, और वो रिजल्ट ये है, मैं यहां पे रिजल्ट भी लिखता रहता हूं साइड में, या मैं बोल देता हूं, बस लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। पहला रिजल्ट ये कहता है कि डिफरेंट पार्टीशन में इसलिए कह रहा हूं कि वो सेट इक्वल नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट अगर डिफरेंट होगा किन्हीं भी दो सेट में, तब तो वो इक्वल सेट नहीं होते ना, तब तो वो डिफरेंट सेट है। तो डिफरेंट पार्टीशंस हमेशा कैसे होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। कैसे होते हैं भाई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो डिफरेंट पार्टीशंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये पहला रिजल्ट निकल के आया। और दूसरा रिजल्ट ये है, अभी तो मैंने क्या किया? इंटरसेक्शन किया। मैं जरा यूनियन करके देखूं, तो अगर मैं इनका यूनियन करूं तो क्या मुझे सेट ए मिलेगा? ये बताओ। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डिफरेंट पार्टीशंस हैं, डिफरेंट पार्टीशन यूनियन ऑफ डिफरेंट पार्टीशंस gives set A।
जो डिफरेंट पार्टीशंस हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सेट ए प्रोवाइड करते हैं। ये दूसरा रिजल्ट है। और अगर पार्टीशन सेम हो जाए तीन बातें होंगी ना, या तो वो पार्टीशंस डिफरेंट होंगे, डिफरेंट पार्टीशंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, पहला रिजल्ट। अगर उन्हीं डिफरेंट पार्टीशंस का मैं यूनियन करूं तो मुझे सेट ए मिल जाएगा, सेकंड रिजल्ट। तीसरी संभावना, तीसरा चांस क्या हो सकता है, तीसरा चांस ये हो सकता है कि कोई दो पार्टीशन अगर इक्वल हो जाए, जैसे P1 इज इक्वल टू क्या है, P2 है। दो पार्टीशन केवल और केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जबकि उनके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास भी सेम हो, या नहीं, चेक कर लो भाई। इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस क्लास करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 2। तो यहां से क्या देख पा रहे हैं हम ये देख पा रहे हैं कि भाई 1 के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास है, अगर वो किसी दूसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल हो जाए तो इससे जो सेट मिलेगा, यानी जो इसकी इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी और यहां से जो इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी, उनके एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे, या नहीं, चेक करो। Yes, sir. ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन ये था कि भैया एक सेट है E1 या EI, वो मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, शायद आई थिंक EI था। ठीक है। आई को डिफाइन किया गया था 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 लाइक दिस, कुछ ऐसा। और वहां पे ये कहा गया था कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है EI को, है ना, यानी एक्स कोई जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और 1 से लेकर 2 3 4 5 कोई भी किसी भी इक्विवेलेंस, किसी के भी करस्पॉन्डिंग कोई इक्विवेलेंस क्लास हो सकती थी। और वहीं वो कह रहा था कि वाई बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास जे को, जबकि उसने कहा था कि आई और जे इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों डिफरेंट सेट हैं तो यार इनके एलिमेंट भी तो डिफरेंट होंगे ना, या नहीं। एक्स नॉट रिलेटेड टू वाई या एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यहां जैसे देख पा रहे हो भाई, 1 के करस्पॉन्डिंग देख लो और 3 के करस्पॉन्डिंग देख लो। अगर 1 इस सेट को बिलोंग करता है एक्स की तरह और वाई इसको बिलोंग करता है, तो क्या एक्स और वाई बराबर होंगे? No, sir. क्योंकि एक्स अगर इसको बिलोंग करता है तो एक्स 1 को भी रिप्रेजेंट करता है और 2 को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्स तो जनरल एलिमेंट है इस सेट का। इसी तरीके से वाई इसका जनरल एलिमेंट है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो भी तो इक्वल होगी ना। लेकिन उसने तो मना किया था, उसने तो ये कहा था कि जो EI है और EJ है वो इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। और अगर क्लास इक्वल हो जाती तो फिर एलिमेंट इक्वल हो जाते। यहां तक समझ आ रहा है? इक्विवेलेंस क्लास 1 क्या है, इक्विवेलेंस क्लास इसकी 1 2। अगर मैं इस सेट की, जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी से कर दूं तो इससे मिलने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग करता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इक्विवेलेंस क्लास मुझे मिलेगी, अगर मैं उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट से कर दूं या उसी इक्विवेलेंस क्लास से कर दूं तो उससे मिलने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेंगे ही करेंगे। कंफर्म है ये बात? चेक कर लेते हैं। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी से करो,
क्या क्या मिलेगा? पहला ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1,1। क्या 1,1 इसमें है? यस है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1,2। क्या 1,2 आर को बिलोंग करता है? यस करता है। क्या 2,1 आर को बिलोंग करता है? करता है। क्या 2,2 आर को बिलोंग करता है? करता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं 3 के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास ले लूं और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी से कर दूं, तो इससे मिलने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर, हालांकि यहां तो एक ही मिल रहा है, ठीक है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होते तो मैं सबके बारे में बोल रहा हूं, तो यहां से जो ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे मिलेंगे, यहां तो एक ही मिलेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, वो 100% इस इक्विवेलेंस रिलेशन को बिलोंग करेंगे ही करेंगे। तो यहां से क्या मिलने वाला है? 3,3। क्या 3,3 आर को बिलोंग कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है। तो फिर प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इसकी दो ही प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिफरेंट पार्टीशंस का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्टीशंस is always a mutually exclusive, means they are disjoint set basically, in the other word you can say, right? Second property क्या कहती है? Second property says that the union of different partitions is always equal to the given set. क्लियर? दोनों प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर। और तीसरी सब्सिडरी प्रॉपर्टी है जिसको मैं अपनी तरफ से यहां पे जोड़ देता हूं, क्योंकि ये बात तो यहां से ही क्लियर हो रही है और एग्जांपल के थ्रू भी हमने समझने की कोशिश करी कि इफ टू पार्टीशंस आर इक्वल और आइडेंटिकल, इट इंप्लाइज दैट करस्पॉन्डिंग टू देयर इक्विवेलेंस क्लास एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। भाई इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इक्विवेलेंस क्लास मुझे मिलेगी या जो भी पार्टीशन मुझे मिलेगा, पार्टीशन इज नथिंग बट इट इज द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आपका क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? इसी पे तो बेस्ड था जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपके वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देयर इज ए सेट, सपोज 1 2 3 4 5, set A containing 5 number of elements like 1 2 3 4 5, right? And there is a set, there is a relation on set A, or this relation must be equivalence. It is the necessary or mandatory condition. Then only we can find the equivalence class. ये मैंडेटरी है। तो यहां पे मैं एक ले लेता हूं, मैंने 1 1 लिया, मैंने 2 2 भी ले लिया, मैंने भाई 3 3 भी लिया, मैंने 4 4 लिया, मैंने यहाँ पे 5 5 भी लिया, ओके। मैंने यहाँ पे लिया 1 3, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 5, मैंने यहाँ पे लिया 1 4। तो 1 के साथ फिर मेरे को लेना पड़ेगा 3 1 भी लेना पड़ेगा और 5 1 भी लेना पड़ेगा और 4 1 भी लेना पड़ेगा, है ना। फिर मैं ले लेता हूं 2 3, तो मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा। मैं अगर 2 4 लेता हूं तो मुझे 4 2 भी लेना पड़ेगा। मैं अगर 2 5 लेता हूं तो मुझे 5 2 भी लेना पड़ेगा, है ना। और इसी तरीके से और अगर मैं 3 5 लेता हूं तो मुझे 5 3 भी लेना पड़ेगा, और अगर 3 4 में लेता हूं तो मुझे 4 3 भी, इतना ही ले लेता हूं। चलो एक आध पेयर में भी, चलो जो भी है।
अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। मेरा जो टारगेट है वो कुछ और है समझाने का, ठीक है। तो देखना चाहते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ सेट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, जैसे मैंने लिखा 1 2 5, है ना, या चलिए लिख दिया तो लिख दिया। अब मैंने लिखा 1 3 5, मैंने लिखा 1 2, मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5। और मैं आपसे ये समझने की या जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सेट मैंने लिखे इनमें से कौन इक्विवेलेंस क्लास है, ये कैसे पता चलेगा। ये मैंने यहाँ पे कुछ पार्टीशंस लिखे, भाई सारे के सारे सेट एक के सबसेट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पार्टीशन इज नथिंग बट इट इज ए सबसेट ऑफ द गिवन सेट। यही तो डेफिनेशन पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है। पार्टीशन की डेफिनेशन तो यही होती है कि पार्टीशन इज ए सबसेट ऑफ गिवन सेट। यानी कि अगर मैं इसको पार्टीशन 1 बोलता हूं तो क्या ये बात सही नहीं है कि ये ए का सबसेट है। अगर मैं इसको पार्टीशन 2 का नाम दे रहा हूं तो क्या ये बात सही नहीं है कि ये ए का सबसेट है। इसी तरीके से पार्टीशन 3 के बारे में भी तो मैं कह सकता हूं ना कि ए का सबसेट है। सिमिलरली पार्टीशन 4 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो आप बहुत पहले से जानते हो। तो क्या ये सारे के सारे पार्टीशंस जो मैंने नॉमिनेट किए 1 2 3 4 5, तो क्या ये सारे सेट ए के सबसेट हैं। तो आंसर आएगा यस। अब हमें देखना ही है कि इनमें से कौन इक्विवेलेंस क्लास है। तो भाई इक्विवेलेंस क्लास निकालने के मेरे पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, दो वे हैं। पहला रास्ता क्या है। पहला रास्ता ये है कि मैं 1 के करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 4 और 5 के करस्पॉन्डिंग अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास निकालूं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं 1 के करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग, आउट ऑफ फ्रेम हो तो बताना, 4 के करस्पॉन्डिंग, 5 के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास निकालूं और इनमें से एग्जामिन करूं कि वो कौन सा सेट है जो मुझे 1 2 3 4 या 5 के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास दे रहा है और वही मेरा आंसर होगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन यार ये तरीका तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना, मुझे तो सबके करस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस पे अप्रोच करूं बाय मींस ऑफ डेफिनेशन। Yes, डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं किसी भी पार्टीशन की या किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, वो एक पार्टीशन ही होता है, चाहे इक्विवेलेंस क्लास कह लो या पार्टीशन कह लो, बात एक ही है, उसकी उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिले वो सारे आर को अगर बिलोंग कर जाएं तो वो इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। हाँ या ना। yes, sir. तो जरा इसको चेक करके देखें। जब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट से मैं करूंगा तो मुझे क्या क्या ऑर्डर पेयर मिलेंगे। 1 1 मिलेगा, मिलेगा, क्या वो यहाँ पे है। 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। अगला ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1 2 आएगा। क्या 1 2 इसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। No, sir. इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है ना, वो आर को बिलोंग करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो हमारी डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब ये जो पार्टीशन मुझे मिला ये किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास है ही नहीं। क्लियर हुआ यहां तक। अगर Yes, क्लियर sir. हुआ तो जरा जरा यहां पे आ जाएं। सेम कहानी तो इसके साथ भी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 5 5 है, लेकिन यार 1 2 ही नहीं है।
तो इसके साथ भी तो सेम कहानी होगी ना भाई। 1-2 जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं, वो तो आर में मौजूद होना चाहिए था। इट शुड बी प्रेजेंट इन द इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं मिला। तो इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस क्लास नहीं है। अब जरा यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाते हैं। 1-1 है, 3-3 है, 5-5 है, 1-3 है क्या, चेक करो। ये रहा 1-3। अगर 1-3 हो गया, 1-5 है क्या, Yes, sir. ये रहा 1-5। ठीक है, 3-5 है क्या, 3-5 कहीं मिलेगा, देखो चेक करो, Yes, ये sir. रहा। तो यानी कि इससे मुझे एक्चुअली कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। और वो 9 के 9 होने चाहिए। क्या क्या मिलेंगे पहले ये बताओ। 1-1 मिलेगा, मैं यहाँ पे वो करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, बताओ जरा। 1-1 मिलेगा, मिलेगा। नेक्स्ट बताओ क्या मिलेगा, 2-2 सॉरी 3-3 मिलेगा, 5-5 मिलेगा, 5 है ना। और देखो जरा फिर क्या मिलेगा, इस सेट को साइड में 1-3. कॉपी कर लो। 1-3 मिलेगा, 1-3 ये रहा। फिर क्या मिलेगा, 1-5 मिला। फिर क्या मिलेगा, 1 का काम खत्म हो गया। अब 3 से बनाने शुरू करो, 3-1 ये रहा। 3-1 के बाद क्या मिलेगा, 3-3 ऑलरेडी आ चुका। फिर 3-5 ये रहा। ठीक है, 3 का काम खत्म। 5-1 होना चाहिए। तो 5 की सीरीज थोड़ा हमने ये रही 5-1, फिर 5-3 है ना, और फिर 5-5 ऑलरेडी है हमारे पास। तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर हमें मिल गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू R। तो फिर ये तो इक्विवेलेंस क्लास है ना, ये तो इक्विवेलेंस क्लास है। Yes, sir. ओके, अब यहां पे आ जाओ। यहां जब चेक करोगे तो 1-1 है, 2-2 है, 1-2 है ही नहीं, पहले से ही हमने चेक कर ली। तो भैया 1-2 ना होने की वजह से ये इक्विवेलेंस क्लास नहीं है। और यहाँ पे देखो सेम कहानी तो यहाँ पे भी हो जाएगी। 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है, लेकिन 1-2 ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विवेलेंस क्लास है। तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपसे सीधा पूछे, रिवर्स भी पूछ सकता है ना। तो रिवर्स के लिए हमें वो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए जो हमने डिस्कस करने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि वो सेट या वो पार्टीशन हमारा इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा जिसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ अगर हम करें तो उससे मिलने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर। ये तो हमें पता है कितने ऑर्डर्ड पेयर देगा ये, भाई 9 देगा ना, ये कितने देगा, 4 देगा, ये कितने देगा, 25 देगा, ये तो हमें मालूम ही है। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आर के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है, इफ इट इज सो, देन वी कैन से दैट दिस पार्टीशन इज एन इक्विवेलेंट क्लास।